Hello everyone, welcome to my channel. Let's start with today's editorial and new words. आज हम 3 आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है अ मैटर ऑफ कंसर्न, सेकेंड इज़ कोविड मिस हैंडलिंग फोरटोल्ड इन द बजट, थर्ड इज़ नॉट ऑल क्राइसिस आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिफॉर्म्स. और ये जो फोर्थ आर्टिकल है ये लद्दाख है, इवेल्युएट दी लद्दाख क्राइसिस कीप चाइना एट बे. इसको हम संडे को डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 आर्टिकल की वजह से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल से शुरू करते हैं. फर्स्ट आर्टिकल है अ मैटर ऑफ कंसर्न. फ़िलहाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कोरोना वायरस का इंडियन वेरिएंट है दैट इज़ B1617, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न ऑलरेडी क्लासीफाई कर दिया है और डिक्लेयर कर दिया है. और इसके पहले 3 और वेरिएंट है जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया जा चुका है. और ये 3 वेरिएंट है. पहला है यूके का जिसका नाम है B117, सेकेंड इज़ साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है जो कि है B1351 एंड थर्ड इज़ ब्राज़ीलियन वेरिएंट जिसको हम कहते हैं P2. तो फ़िलहाल अभी तक 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में. और किसी भी वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कब डिक्लेयर किया जाता है तो इसके कुछ क्राइटेरिया है. फर्स्ट है कि इस वेरिएंट से जो डिज़ीज़ का स्प्रेड है या ट्रांसमिशन है वो काफ़ी स्पीड में होना चाहिए. सेकेंड है कि ये डिज़ीज़ की सीवियरिटी को, उसकी गंभीरपन को बढ़ाए, उसको ज़्यादा करे. एंड थर्ड है कि जब इसके डिटेक्शन को आसानी से ना किया जाए तब ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो वेरिएंट है किसी वायरस का ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है. अब इंडिया ने एक कंसोर्टिया स्टैब्लिश किया था जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक उसका नाम है इंडियन सार्स CoV-2. जैसे पहले कोविड-19 को हम क्या नाम दिया गया था, सार्स CoV-2. तो फ़िलहाल इस कंसोर्टिया का नाम रखा गया है इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया. तो इसने ऑलरेडी जो इंडियन वेरिएंट यानी ये वाला जो वेरिएंट है इसमें 2 म्यूटेशन ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए थे. वो कौन कौन से म्यूटेशन थे? तो फर्स्ट वन इज़ दिस वन E484Q एंड सेकेंड वन इज़ L452R. तो ये 2 म्यूटेशन ऑलरेडी इंडियन वेरिएंट में खोजे जा चुके थे. एक तीसरा भी म्यूटेशन था जिसका नाम था P614R. तो ये क्योंकि इसमें 3 म्यूटेशन हो चुके हैं तो इसको हम ट्रिपल म्यूटेशन कह सकते हैं. अब जो ये वेरिएंट है जो महाराष्ट्र में जो केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़े थे उसको इससे एसोशिएट करके देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में केसेस इतने ज़्यादा बढ़ने का रीज़न यही वेरिएंट जो इंडियन वेरिएंट है कोरोना वायरस का वो रिस्पॉन्सिबल था. अब इंडिया में किसी वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करने के लिए कोई क्लासिफिकेशन नहीं की गई है, इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है वो WHO की तरफ से आई है कि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया है. अब देखो यहाँ पे जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है उसके बाद अक्सर ये देखा जाता है कि जनरली लोग सोचते हैं कि हेल्थ केयर रिस्पॉन्स जो है उसको रिवैम्प करना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए. पर फ़िलहाल जो ये वेरिएंट हैं इन पर अभी जो फ़िलहाल हमारे पास वैक्सीन्स हैं वो इफ़ेक्टिव हैं. उन पे जो फ़िलहाल अभी जितने भी टेस्ट किए गए हैं ये पाया गया है कि वैक्सीन्स इन वेरिएंट्स पे, इन वायरसेस पर इफ़ेक्टिव है. अभी इनके इफ़ेक्ट को वो टैकल करने में मतलब समर्थ है. तो अभी फ़िलहाल हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे अभी तक की SOPs जो हम यूज़ कर रहे थे, अपना रहे थे, जैसे हैंड वॉश है, सैनिटाइज़र है, खुद को सेफ़ रखना है, तो हमें वही चीज़ें करनी चाहिए. और इस वायरस से भी हम ईज़िली टैकल कर सकते हैं बट थोड़ी हमें सेफ्टी अपने एंड से भी रखनी होगी. तो इसमें वो वर्ड्स जो हमें समझने हैं, फर्स्ट इज़ प्रॉम्प्ट दैट इज़ स्पीडी, स्पीड बढ़ाकर काम करना. सेकेंड इज़ फ्लैग्ड दैट इज़ टू सिग्नल या इंडिकेट करना. एंड थर्ड इज़ एफ्लिक्टेड दैट इज़ टू सफ़र, यानी किसी चीज़ से सफ़र करना, परेशानी झेलना किसी चीज़ की वजह से, उसको कहते हैं एफ्लिक्टेड.
अब यहाँ जो सेकंड आर्टिकल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोविड मिस हैंडलिंग फोरटोल्ड इन द बजट। तो इस पूरे आर्टिकल में राइटर जो कि हैं प्रवीण चक्रवर्ती, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2021 का जो बजट आया था, जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन, उन्होंने कुछ भी अलग से बजटरी प्रोविज़न कोविड की हैंडलिंग के लिए नहीं किए गए थे, जबकि 2020 में ये प्रोविजंस थे, अलग से कुछ पैसे एलोकेट किए गए थे तब, जबकि हमारी जो सिचुएशन है वो कम सीरियस थी। पर फ़िलहाल की सीरियस कंडीशन को देखते हुए भी हेल्थ सेक्टर पे पैसे जितने एलोकेट किए जाने चाहिए वो नहीं किए गए हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स पे डाल दी गई है कि वो हैंडल करें इस सिचुएशन को, यानी कि एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रही है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने स्टेट पे डाल दी है कि वो इस सिचुएशन को टैकल करे, जबकि स्टेट्स के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लैक करते हैं। सेंटर के पास रिसोर्सेज अच्छे होते हैं और फिर भी सेंटर ने जो पॉलिसी बनाई है कोविड वैक्सीन्स के लिए, तो सेंटर जिस प्राइस पे वैक्सीन प्रोक्योर कर रही है वो कम है, स्टेट्स को जिस प्राइस पे वो वैक्सीन मिल रही है वो ज़्यादा है, और प्राइवेट सेक्टर को जिस प्राइस पे वैक्सीन्स मिलेंगी वो उससे भी कहीं ज़्यादा होंगी। तो अगर सेंटर इसको अपने हाथ में ले लेता है और पूरे कंट्री में यूनिफॉर्मली इस वैक्सीन के प्राइस को डिटरमाइन किया जाता तो इस सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया जा सकता था। और राइटर का ये भी कहना है कि हेल्थ हालांकि स्टेट सब्जेक्ट है, पर अगर सेंटर इसमें एक तरह से पॉलिसी बना रहा है और बहुत सारे डिसीजंस अगर सेंटर ले रहा है, तो फिर इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है और जो दूसरे भी तरीके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको सेंटर को अपने हाथों में लेकर और इस प्रोसेस को अच्छे से करना चाहिए था। पिछली बार हमारे बजट में जो एलोकेशन था वो अमाउंट था 35,000 करोड़ रुपीज़ का, और इस बार के हम बजट में देखें तो हेल्थ में एलोकेशन होने, देखो लास्ट ईयर क्या था कि 35,000 हेल्थ ओवरऑल हेल्थ सेक्टर में थे, पर उसमें से वो अमाउंट जो कि सिर्फ और सिर्फ कोविड रिस्पांस के लिए रखा गया था वो था ऑलमोस्ट 11,757 करोड़ रुपीज़। पर इस बार कोविड के लिए अलग से कुछ भी फंड एलोकेट नहीं किया गया था। तो राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि बजटरी प्रोविज़न ही नहीं किए गए थे और ये माना जा रहा था कि मतलब सरकार ने ये मान लिया था कि कोविड अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा और सरकार को इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एक तरह से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है और सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही है और शायद विलिंग नहीं है हैंडल करने के लिए, ये इस आर्टिकल में राइटर बता रहे हैं। तो इसमें जो वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट है बोस्टेड, दैट इज़ टू टॉक विद टू मच प्राइड। सेकेंड है पॉन्डर्स, दैट इज़ थिंक अबाउट, किसी चीज़ के बारे में सोचना, डीपली सोचना, उसको हम कहते हैं पॉन्डर्स। सेकेंड इज़ स्क्वाबल, दैट इज़ आर्ग्यू फॉर लेस इंपॉर्टेंट थिंग, यानी वो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनके लिए आर्ग्यूमेंट करना। फोर्थ इज़ कैलस, दैट इज़ इनसेंसिटिव और क्रूअल, यानी फ़िलहाल अगर हम देखें कि कोविड की सिचुएशन को जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट टैकल कर रही है तो हम ये कहेंगे कि ये कैलस वे है हैंडल करने का, यानी इनसेंसिटिव या क्रूअल वे है। नेक्स्ट इज़ एब्डिकेट, दैट इज़ स्टेप डाउन और गिव अप, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और पर डाल देना, उसको हम कहेंगे एब्डिकेट। नेक्स्ट इज़ एम्प्लाई, दैट इज़ एडिक्वेट, यानी कि पर्याप्त मात्रा में किसी चीज़ का होना, उसे हम कहेंगे एडिक्वेट। एंड नेक्स्ट इज़ एल्यूडेड, दैट इज़ टू सजेस्ट और टू मेंशन, यानी किसी चीज़ के बारे में मेंशन करना या इंडिकेट करना उसके बारे में, उसे हम कहेंगे एल्यूडेड। ओके, तो थर्ड आर्टिकल जो हम यहाँ पे समझेंगे वो है नॉट ऑल क्राइसिस आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिफॉर्म्स। तो इस आर्टिकल में राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि 1991 में हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी और उसके बाद 1991 में एक क्राइसिस थी जिसे हम इकोनॉमिक्स क्राइसिस कहते हैं, और उस क्राइसिस के बाद में हमारी इकॉनमी में रिफॉर्म्स किए गए थे और फिर हमारी इकॉनमी की जो ग्रोथ रेट है वो अच्छी खासी हुई थी, और हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म से इंडिया एक अच्छी प्रोस्पेक्टस कंट्री के रूप में उभरा था। फ़िलहाल हमारे साथ फिर एक सिचुएशन ऐसी है 2021 में, अगेन इंडिया की जो सिचुएशन है वो ख़राब है इकोनॉमिकली। जो सिचुएशंस हैं फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा चुकी हैं। पिछले सालों की कंपैरिजन में ग्रोथ रेट काफ़ी कम है। अगर हम पॉवर्टी देखें वो काफ़ी ज़्यादा
बढ़ चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ चुका है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी एम्प्लॉयड हैं पर उनकी वेजेस कम हो चुकी हैं। तो ये दो अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग तरह की कंडीशंस हमारे सामने आई थी, दो अलग क्राइसिस आई थी। तो 91 की क्राइसिस को हमने टैकल किया रिफॉर्म से और उसके बाद हमारी कंट्री अच्छे से ग्रो करी। बट क्या 2021 में भी रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं? क्या इस क्राइसिस में भी हमें रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए? तो राइटर का कहना ये है कि हर एक क्राइसिस में रिफॉर्म्स ज़रूरी हों, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब क्राइसिस कोई प्री रिक्वेजिट कंडीशन नहीं है रिफ़ॉर्म लाने के लिए कि जब क्राइसिस आएगी तब हम रिफॉर्म्स लाएंगे। हाँ, क्राइसिस के टाइम पे ऐसा होता है अक्सर कि जो फ़िलहाल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो सिस्टम है, उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये फ़िलहाल जो पॉलिसीज़ हैं, जो रेगुलेशंस हैं, क्या वो अभी भी वैलिड हैं? क्या उनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है? पर हर क्राइसिस में रिफॉर्म्स ज़रूरी नहीं होते हैं। अगर हम कंपेयर करें 91 और 21 की क्राइसिस को, तो 91 में जो क्राइसिस थी वो पूरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस थी और फ़िलहाल की जो क्राइसिस है 21 की वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है क्योंकि पैंडेमिक है। तो ये अदर रीजंस की वजह से इकॉनमी पे इफ़ेक्ट आया है, इकोनॉमिक के इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। तो इसीलिए राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि फ़िलहाल हमें रिफॉर्म्स की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी अगर हम रिफ़ॉर्म करने की कोशिश करते भी हैं तो हमारे पास इतना शॉर्टफॉल है रेवेन्यू एक्सेट्रा का कि उन पॉलिसीज़ को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में अगर हम रिफॉर्म्स लाते हैं तो वो फेल ही होंगे, उनका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। अब देखो यहाँ पे 2 अनसर्टेनिटीज़ बताई हैं राइटर ने। फर्स्ट वन इज़ with regard to the government's own revenue which would limit the policy space for interventions। यानी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ही फ़िलहाल बहुत कम है, तो वो कुछ अगर इंटरवेंशंस करती है, कुछ रिफॉर्म्स लाती भी है, तो फ़िलहाल के रेवेन्यू वो परमिट नहीं करेंगे। एंड सेकेंड इज़ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स। यानी फ़िलहाल जो इंडिया की इकॉनमी है वो ग्लोबली लिंक्ड है, हर एक कंट्री की इकॉनमी दूसरी कंट्री की इकॉनमी से, वहाँ की सिचुएशन से लिंक्ड है। और अगर इंडिया कुछ रिफॉर्म्स अपनी कंट्री में लाती है तो वो तब फ्रूटफुल होते जब बाकी कंट्रीज़ में ये पैंडेमिक की सिचुएशन और इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होती। पर फ़िलहाल ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है और इकोनॉमिक क्राइसिस है वो वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबली चीज़ें इम्पैक्ट हुई हैं। तो सिर्फ इंडिया में रिफ़ॉर्म करने से इस सिचुएशन को टैकल नहीं किया जा सकता है। तो फ़िलहाल हम देखें 21 के जो क्राइसिस हैं उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसको सिर्फ एक एस्पेक्ट यानी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को लेकर देखते हुए और उसमें रिफ़ॉर्म करना कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं देगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे यही राइटर कहना चाहते हैं कि हर एक जो क्राइसिस है वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है एक चेंज लाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए। फ़िलहाल हमें करना ये है कि जो फ़िलहाल की जो सिचुएशन है उसको हम कैसे अच्छे से टैकल कर सकें, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ में उसको इंश्योर करना चाहिए कि उन पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन से ही, उस सिस्टम से ही इस सिचुएशन को हम अच्छे से टैकल कर सकें। तो यहाँ पे वो वर्ड्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं वो फर्स्ट इज़ स्वेड, दैट इज़ टू इन्फ्लुएंस समबडी, यानी किसी को इन्फ्लुएंस करना। सेकेंड है क्लैमर, दैट इज़ डिमांड लाउडली, यानी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होना। एक मतलब लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से किसी चीज़ के लिए डिमांड आना, उसे हम कहेंगे क्लैमर। थर्ड इज़ अनरावलिंग, दैट इज़ टू मेक समथिंग बिकम क्लियर, यानी किसी चीज़ को क्लियर करना, किसी सिचुएशन को क्लियर करना, उसे हम कहेंगे अनरावलिंग, यानी अनफोल्ड करना। नेक्स्ट इज़ इनॉर्मिटी, दैट इज़ सीरियसनेस, किसी सिचुएशन की सीरियसनेस को हम कहेंगे इनॉर्मिटी। तो यहाँ पे हमारे तीनों आर्टिकल्स ख़त्म होते हैं और बाकी जो 4th आर्टिकल है वो संडे को हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।